हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं सेल्फ सुनील पंचारी और मैं आप सबका यूडेट क्लासेस के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हार्दिक दिल से स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, हम हमारी इस मुहिम को और आगे बढ़ाते हैं और आज हम हमारे जो राष्ट्रपति टॉपिक चल रहा है, जिससे रिलेटेड हम ऑलरेडी 3-4 वीडियोस बना चुके हैं, जिनमें हमने राष्ट्रपति से रिलेटेड जो एग्जाम को ओरिएंटेड होकर अगर हम सोचें तो उनसे रिलेटेड जो भी मुख्य मुख्य मुद्दे थे, जो पार्ट थे, जो टॉपिक थे, उनके बारे में हम चर्चाएं कर चुके हैं। और आज के जो हमारा टॉपिक है उसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं राष्ट्रपति से जुड़े हुए दो और चीजें, जिनमें एक आता है राष्ट्रपति की न्यायिक शक्ति और दूसरा आता है राष्ट्रपति की विवेकाधीन शक्ति। तो राष्ट्रपति के जो न्यायिक क्षेत्र के अंदर भी राष्ट्रपति को कई प्रकार की शक्तियां दी गई हैं और वैसी ही शक्तियां राष्ट्रपति को कई कुछ जो राष्ट्रपति को विवेकाधीन शक्तियां दी गई हैं। इन तमाम चीजों से रिलेटेड जो भी हमारे क्वेश्चन बन सकते हैं, इन बिंदुओं पर ध्यान रखते हुए हम आज अपने इस चर्चा को और आगे बढ़ा रहे हैं। और चलिए तो शुरू करते हैं आज हमारा टॉपिक, जिसके अंदर हम सबसे पहले पढ़ने वाले हैं राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियां यानी जुडिशियल पावर ऑफ प्रेसिडेंट। राष्ट्रपति को न्यायिक क्षेत्र के अंदर किस प्रकार की शक्तियां दी गई है? राष्ट्रपति को न्यायिक क्षेत्र से जुड़ी हुई मुख्यतः 3 शक्तियां हैं। सबसे पहली शक्ति है कि वो राष्ट्रपति हमारे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जितने भी जजेज होते हैं उनको नियुक्त करते हैं। तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेज को नियुक्त करने के लिए जो कॉलेजियम की सिफारिश पर की जाती है, वो सारी चीजें तो हम जब हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट पढ़ेंगे तब डिटेल में और जाएंगे। फिलहाल हम केवल इतना ही जानेंगे कि राष्ट्रपति को हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेज को नियुक्त करने की शक्ति दी गई है। दूसरी शक्ति जो कि आर्टिकल 143 है, इससे रिलेटेड है, आर्टिकल 143 से रिलेटेड है। और आर्टिकल 143 कहता है कि जब राष्ट्रपति को किसी भी प्रकार की विधि से संबंधित कोई भी प्रकार की संवैधानिक सलाह की जरूरत होती है तो राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से, केवल सुप्रीम कोर्ट की बात हो रही है, राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से संवैधानिक सलाह मांग सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट की दी हुई सलाह को मानना राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी नहीं है, जबकि मांग जरूर सकते हैं। और हम जानते होंगे कि इस पर जुड़ा हुआ एक केस भी सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा था, 1960 का केस, जिसे बोलते हैं बेरूबारी केस। बेरूबारी केस इस आर्टिकल के प्रयोग का ही परिणाम था कि वहां पर पूछा गया था कि क्या कोई संसद बिना संविधान में संशोधन किए अपने भूखंड को अन्य देश के साथ साझा कर सकती है, दे सकती है। तब ये बेरूबारी नाम से सुप्रीम कोर्ट में केस बन गया था और उसका नाम बना था बेरूबारी वाद 1960, जो कि आर्टिकल 143 के युद्ध का था। यानी राष्ट्रपति ने सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांगी थी और वो आर्टिकल 143 था। तो सुप्रीम कोर्ट से राष्ट्रपति कभी भी संवैधानिक मामलों में सलाह मांग सकते हैं और ये सलाह दोनों प्रकार की है। यानी कि राष्ट्रपति चाहे तो संविधान लागू होने से पहले के मामले हैं, जो विधियां हैं, उनमें भी सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांग सकते हैं, और संविधान लागू होने के बाद जो कानून और विधियां बन रही है, जो परिस्थितियां बन रही है, उनसे रिलेटेड भी राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांग सकते हैं। यह आर्टिकल 143 है, जिसके बारे में और चर्चा होगी जब हम सुप्रीम कोर्ट पढ़ेंगे। और राष्ट्रपति की न्यायिक शक्ति के अंदर जो तीसरी शक्ति आती है, जो सर्वाधिक सुर्खियों में रहने वाली शक्ति है, वो है राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति। और ये है आर्टिकल नंबर 72। आर्टिकल 72 में लिखा गया है कि राष्ट्रपति किन किन परिस्थितियों के अंदर कुछ मामलों में क्षमादान प्रदान कर सकते हैं। यानी कि ये एक प्रकार की दया याचिका का परिणाम होती है। क्षमादान का मतलब हुआ कि राष्ट्रपति यदि कोई ऐसा मामला हो जो सैन्य कोर्ट से जुड़ा हुआ है, तो सैन्य न्यायालय द्वारा दी गई सजा से संबंधित मामलों में राष्ट्रपति क्षमादान का प्रयोग कर सकते हैं। राष्ट्रपति चाहे तो संघ सूची के विषयों पर बने हुए जितने भी कानून थे, यहाँ केवल संघ सूची लिखा गया है, लेकिन जहां भी संसद कानून बना सकती है, उन तमाम विषयों से जुड़े हुए मामलों में राष्ट्रपति क्षमादान की शक्ति का प्रयोग कर सकते हैं। और तीसरी, और ये सबसे ज्यादा स्पेशल है, कि यदि किसी को प्राण दंड दिया गया है, यानी मृत्यु दंड की सजा हो चुकी है, तो मृत्यु दंड के सजा के मामले में भी राष्ट्रपति क्षमादान की शक्ति का प्रयोग कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये आगे डिटेल में पढ़ना है राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति। राष्ट्रपति को अनुच्छेद 72 के तहत क्षमादान की शक्ति दी गई है, जो सैन्य मामलों से जुड़े हुए मामले,
संघ सूची के यानी कि जहां पर संशोधित कानून बनाती है उनसे जुड़े हुए कानून के उल्लंघन के मामले और प्राण दंड से जुड़े हुए मामलों में राष्ट्रपति किसी भी दया याचिका पर सुनवाई कर सकते हैं और उनको क्षमादान शक्ति दे सकते हैं। और राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति के तहत 5 प्रकार के क्षमादान मिलते हैं। उनके बारे में अब हम एक एक को समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि कई बार एग्जाम के अंदर इनका नाम देखकर पूछ लिया जाता है ये किससे रिलेटेड है। कई बार ऐसा हो सकता है कि ऊपर क्षमा लिखा हुआ है यानी पार्डन और सामने इसके लिखा हुआ हो इसका जो परिहार का जो प्रावधान है, तो हमें इनके नाम के अकॉर्डिंग जो टर्मिनोलॉजी है कुल मिला के क्लियर रखनी है। तो देखते हैं, सबसे पहले राष्ट्रपति की जो शक्ति है वो है पार्डन पावर यानी कि क्षमा प्रदान करने की शक्ति। और ये राष्ट्रपति को शक्ति देता है कि कोई भी प्राण दंड का मामला भी हो, यानी कि सैन्य मामले के हो, संघ सूची में कोई कानून का उल्लंघन कर रहा हो या फिर प्राण दंड भी दिया हुआ हो, इन तमाम मामलों से जुड़े हुए मामलों को राष्ट्रपति चाहे तो ये पहली चीज तो राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति मंत्रिपरिषद की सलाह पर है, तो केवल राष्ट्रपति के अकेले की इच्छा काम नहीं करेगी। तो राष्ट्रपति चाहे तो किसी भी व्यक्ति को क्षमा प्रदान कर सकते हैं, और क्षमा प्रदान करने का मतलब होता है उस व्यक्ति पर लगे हुए तमाम आरोप और जो भी उसको सजा देने वाली कैसी भी परिस्थितियां थी, जैसे ही क्षमादान मिला वो व्यक्ति वैसा हो गया जैसा कि वो सजा सुनाने से या फिर उस पर केस होने से पहले था, यानी कि पूर्ण मुक्ति देता है। ये राष्ट्रपति की जो पार्डन पावर है वो व्यक्ति को एकदम निर्दोष यानी कि एक सामान्य व्यक्ति बना देता है। जो भी न्यायालयों में केस सुनवाई हुई थी, एफआईआर भी दर्ज हुई थी, वो भी वहां से हटा दी जाती है। इतनी पावरफुल होती है ये पार्डन पावर, यानी कि व्यक्ति को वापस वैसा कर देती है जैसा एक सामान्य व्यक्ति होता है। उस पर लगे हुए तमाम आरोपों से उसे मुक्त कर दिया जाता है। ये तो होती है राष्ट्रपति की क्षमादान पावर, जो सभी प्रकार के मामलों में एक समान रूप से लागू होती है। राष्ट्रपति को जो क्षमादान की शक्ति दी गई है, इसके अंदर दूसरी शक्ति है वो है लघुकरण की। लघुकरण का मतलब होता है कम्यूटेशन। कम्यूटेशन का मतलब है, वैसे हिंदी नामकरण देखा जाए तो अच्छा है, हिंदी नाम कह रहा है कि लघु करना, यानी कि किसी भी प्रकार के दंड को और छोटा करना। इसके अंदर ध्यान रखने वाली बात है कि इसके अंदर उस सजा का स्वरूप भी, प्रकृति भी बदल जाती है। यानी कि मान लेते हैं कि व्यक्ति को फांसी की सजा होने वाली थी यानी मृत्युदंड मिला हुआ था, लेकिन उस व्यक्ति को राष्ट्रपति चाहे तो उसका स्वरूप बदलते हुए उसे कठोर कारावास की सजा दे सकते हैं। कठोर कारावास को साधारण कारावास की सजा दे सकते हैं, यानी कि पूरा का पूरा सजा का स्वरूप भी बदल दिया जाता है जहां पर लघुकरण किया जाता है। यानी कम्यूटेशन का मतलब होता है इसके अंदर पूरा का पूरा स्वरूप ही बदल जाएगा। जैसे मृत्युदंड को कठोर कारावास में बदला जा सकता है, कठोर कारावास को साधारण कारावास में भी बदला जा सकता है। तो ये ध्यान रखने वाली बात है कि स्वरूप किस चीज में बदलता है, लघुकरण के अंदर। और पूर्ण मुक्ति, दोष मुक्ति किसमें होती है, जब क्षमा मिलती है। इसमें दोष मुक्ति नहीं हो रही है। ये विशेष बातें हैं, एक एक टर्म के अकॉर्डिंग ध्यान में रखना, याद रखना। लघुकरण का मतलब होगा कि व्यक्ति के सजा का स्वरूप ही बदल दिया गया है। तीसरा देखते हैं परिहार। परिहार का मतलब होता है रेमिशन करना, यानी कि सजा का स्वरूप तो नहीं बदला लेकिन सजा को फिर भी थोड़ा कम कर दिया जाए, तब उसे बोलते हैं रेमिशन। और इंग्लिश टर्म जरूर याद रखना, क्योंकि हिंदी टर्म कई बार यहाँ लघुकरण जब देखा था तब तो बहुत सिंपल लगा था, लघु का मतलब छोटा होता है, हिंदी वाले सभी इस लघुकरण शब्द को जानते हैं। लेकिन आगे देखना, परिहार का मतलब भी छोटा होता है, विराम, पर विलंबन, ये सभी टर्म फिर पेपर के अंदर एक जैसे लगने लग जाएंगे, इसलिए इनको थोड़ा ध्यान से देख लो और अंग्रेजी टर्म भी इनके देख लेते हैं। परिहार का मतलब होता है व्यक्ति की सजा का स्वरूप नहीं बदला लेकिन सजा को थोड़ी कम कर दी। तो क्या ये मृत्युदंड पर लागू होगा? जी नहीं, क्योंकि मृत्युदंड का कोई एक ही स्वरूप होता है, मृत्यु हो जाना। तो ऐसा तो है नहीं कि मृत्युदंड फांसी लगानी थी, आपने स्वरूप बदलकर उसका एनकाउंटर करवा दिया। ये कोई प्रकार की परिहार नहीं हुआ। ये केवल कब लागू होगा, जब आपको कुछ काल अवधि की सजा मिली हुई होती है तब मिलता है परिहार। इसमें क्या होगा कि अवधि को कम कर दिया जाएगा, यानी आपको मान लेते हैं 7 वर्ष का कठोर कारावास था, उसे घटाकर 4 वर्ष का या 3 वर्ष का या 2 वर्ष का कठोर कारावास अब भी कठोर ही रहेगा, कठोर कारावास में बदला जा सकता है, वो होता है परिहार। परिहार का मतलब फिर से सुनते हैं कि इसके अंदर स्वरूप कैसा रहेगा, समान रहेगा, जबकि लघुकरण के अंदर स्वरूप बदल जाएगा।
स्वरूप बदलेगा लघुकरण में, लेकिन परिहार में स्वरूप समान रहेगा, यानी कि इसमें केवल अवधि बदलेगी। 5 साल वाले को 3 साल किया जा सकता है, 7 वाले को 4 किया जा सकता है या 2 किया जा सकता है। यह होता है परिहार। नेक्स्ट, चौथी प्रकार की शक्ति वो बोलती है विराम। विराम का मतलब होता है, इसका टर्म होता है रेस्पाइट। रेस्पाइट यानी कि विराम देना, और ये कुछ विशेष परिस्थितियों के अंदर ही दिया जाता है। जैसे कि कोई व्यक्ति शारीरिक रूप से बीमार हो जाता है, यानी कि अपंग हो जाता है या फिर निःशक्त हो जाता है, ऐसी परिस्थिति में, या फिर गर्भावस्था जैसी कोई परिस्थिति आती है, उन विशेष परिस्थितियों में सजा को एक पल के लिए, कुछ समय के लिए रोक देना। हम सब ने, आई थिंक आप सब ने भी जवान मूवी देखी होगी। जवान मूवी के अंदर हमारा जो हीरो है, हीरो को बेटा जब उसकी माँ को फांसी की सजा होने वाली होती है, यानी दीपिका पादुकोण जी जो उस समय किरदार कर रही होती है, उनको फांसी की सजा होने वाली होती है, तभी देखते हैं कि वो बेहोश होकर गिर जाती है। वहां डॉक्टर चेकअप के लिए आते हैं और फांसी से कुछ पल पहले, और वो बोल देते हैं कि ये प्रेग्नेंट है। प्रेग्नेंट होने की वजह से फिर उनकी फांसी की सजा, उनका बच्चा पैदा होकर 5 साल का होने तक के लिए विराम लगा दिया गया था। इससे बोलते हैं विराम करना, यानी रेस्पाइट करना। यानी जैसे उस मूवी के अंदर होता है कि राष्ट्रपति इनकी सजा को, फांसी की सजा तो वहीं पर रुक गई थी, यानी कि फांसी की सजा 5 वर्ष और 9 महीने बाद दे दी गई थी, लेकिन वहां पर हुआ क्या था कि एक विशेष परिस्थिति पैदा हो गई, इसलिए सजा को विराम दिया गया था। तो ये ध्यान में रख सकते हो, मूवी का एग्जाम्पल भी याद रख सकते हो। उसके बाद आता है पर विलंबन। और पर विलंबन, ये वैसे विराम तो सभी प्रकार की सजाओं में दिया जाता है, और जैसे कि किसी को बेल दे देना, वो भी एक प्रकार का विराम ही होता है। या फिर किसी व्यक्ति को ज्यादा भारी सजा होने वाली थी, लेकिन किसी विशेष परिस्थिति के कारण उसको कुछ समय के लिए उपचार के लिए भेजना पड़ा, यानी कि हॉस्पिटल गया हुआ व्यक्ति था, उसे कठोर कारावास मिला हुआ था, लेकिन वो बहुत ज्यादा बीमार पड़ जाता है, तब उसको कुछ समय के लिए रिकवरी के लिए वापस अपने घर भेजा जा सकता है या खुले वातावरण में रखा जा सकता है। ये परिस्थितियां उत्पन्न होती है, ये सभी परिस्थितियां लागू करती है विराम पर। तो लेकिन जो पर विलंबन है, ये भी एक प्रकार का विराम ही है, लेकिन ये केवल किस पर लागू होगा? मृत्यु दंड पर। लेकिन मृत्यु दंड पर ये कोई विशेष परिस्थिति नहीं है। जैसे हमने अभी एग्जांपल दिया था जवान मूवी वाला, उसके अंदर वो परिस्थिति ऐसी हो गई थी कि वो बच्चा निर्दोष था और उसे सजा नहीं मिल सकती थी, वो तो परिस्थिति थी। लेकिन मृत्यु दंड में कई बार ऐसा होता है कि उस व्यक्ति पर कुछ मामले ऐसे बनते हैं, या फिर जनता की राय में वो अगर निर्दोष होता है और उसको सजा मिल जाती है, ऐसी परिस्थिति में या फिर राष्ट्रपति के पास क्षमा याचिका भेजने के लिए उसे कुछ अवधि देने के लिए भी मृत्यु दंड को पर विलंबित किया जाता है, यानी कि कुछ पल के लिए विलंबित कर दिया जाता है, यानी रोक दिया जाता है। और इस पर विलंबन में मोस्टली हम ध्यान में रख सकते हैं क्षमा याचिका भेजने के लिए, जब तक राष्ट्रपति का रिस्पॉन्स नहीं आता तब तक वो व्यक्ति, उसकी मृत्यु दंड को एक पल के लिए रोका जा सकता है। तो ये चीजें, यानी कि राष्ट्रपति की जो क्षमादान शक्ति है, उसके अंदर हमने 5 प्रकार की क्षमा याचिकाएं, क्षमा की शक्ति पढ़ी थी। उसके अंदर पहली तो आती थी टोटल पार्डन करना। पार्डन का मतलब होता है पूर्ण रूप से दोष मुक्ति कर देना। उसके बाद हमने पढ़ा लघुकरण। लघुकरण का मतलब होता है कि सजा का स्वरूप ही बदल देना, कठोर कारावास को साधारण कारावास कर देना, या फिर मृत्यु दंड को कठोर कारावास में बदल देना। यहाँ पर स्वरूप बदल रहा है, वो लघुकरण होता है। लघुकरण के बाद में हमने तीसरी पढ़ी परिहार। और परिहार का मतलब था कि इसके अंदर स्वरूप तो वही रहेगा, लेकिन सजा थोड़ी कम हो जाएगी, यानी 7 साल की सजा को 5 साल या 2 साल में कन्वर्ट कर देना, ये होता है परिहार करना। उसके बाद हमने देखा था विराम। विराम में आता है कि यदि परिस्थितियां विषम हो जाए या विशेष प्रकार की परिस्थिति को देखते हुए सजा को कुछ पल के लिए रोका जाता है, सजा माफ नहीं होती, कुछ समय अवधि बढ़ा दी जाती है। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था जवान मूवी में, महिला के प्रेग्नेंट होने की वजह से उनकी फांसी को 5 साल के लिए आगे पोस्टपोन कर दिया था, तो ये विशेष परिस्थिति थी, और जैसे ही समय अवधि पूरी हुई उनको वापस फांसी दे दी गई थी। तो ये कौन सी पावर थी? राष्ट्रपति की विराम वाली पावर थी। और लास्ट आता है पर विलंबन। पर विलंबन का मतलब होता है कि जब व्यक्ति को मृत्युदंड मिल ही गया, तो मृत्युदंड मिलने के बाद अगर वो याचिका डाले कि मुझे राष्ट्रपति से क्षमा याचिका करनी है, क्या पता मेरी किस्मत अच्छी हो, राष्ट्रपति मुझे माफ कर दे, तो ऐसी परिस्थिति में वो क्षमा याचिका देता है। जब तक राष्ट्रपति इस पर रेस्पॉन्ड नहीं करते हैं, तब तक के लिए उसकी जो
सजा होती है, मृत्युदंड है, उसको पोस्टपोन करके रखा जाता है। तो ये 5 प्रकार की क्षमा याचिकाएं थी जो राष्ट्रपति को देती हैं, और प्रत्येक टर्म को उनके अंडरस्टैंडिंग के साथ ध्यान में रखना कि क्षमा का मतलब क्या है। और क्वेश्चन कई बार कंफ्यूज करने के लिए पूछा जा सकता है, किस पर कौन सा मृत्युदंड पर लागू होता है, कौन सा सामान्य दंड पर लागू होता है, किस में स्वरूप बदलता है, किस में स्वरूप समान रहता है। ऐसी चीजों की वजह से आपको कंफ्यूज करने के प्रयास किए जा सकते हैं, क्योंकि आजकल क्वेश्चन बहुत अच्छे बनते हैं और वो इन्हीं की वजह से बनते हैं, क्योंकि हम 5 प्रकार की क्षमादान शक्ति होती है, इनके नाम रट कर जाते हैं। इनके अंदर ये वाली चीजें भी आजकल एग्जाम के अंदर पूछी जाने लग गई है। तो दोस्तों, ये थी राष्ट्रपति की न्यायिक शक्ति, जुडिशियल पावर। उसके बाद अब हम देखते हैं राष्ट्रपति की डिस्क्रेशनरी पावर, यानी कि विवेकाधीन शक्तियां। राष्ट्रपति को संविधान में स्पष्ट रूप से कोई प्रकार की विवेकाधीन शक्ति नहीं दी गई है, लेकिन जब हम भारतीय पॉलिटिक्स को समझते हैं, भारतीय राजनीति की समझ बढ़ाते हैं, तब हमें संविधान से कुछ ऐसे प्रावधान नजर आते हैं जिन्हें देखकर लगता है कि भारत के राष्ट्रपति को भी कई शक्तियां हैं जो कि उनको अपने विवेक से कार्य करने की अनुमति देते हैं। आइए आज हम अपने इस टॉपिक को और आगे बढ़ाते हैं। हम देखते हैं कि क्या राष्ट्रपति ऐसी कौन कौन सी परिस्थितियां हैं जिनके अंदर राष्ट्रपति जो सरकार होती है, यानी कि जो मंत्रिपरिषद होती है, मंत्रिपरिषद की सलाह को दरकिनार कर सकते हैं, खुद अपनी मर्जी का निर्णय ले सकते हैं। कौन सी ऐसी परिस्थितियां हैं जो राष्ट्रपति को कई बार सरकार पर भी हैवी बना देते हैं, अकेले राष्ट्रपति को। तो वो शक्तियों को जानने के लिए हम आज पढ़ते हैं विवेकाधीन शक्तियां। इनमें से कुछ तो परिस्थितिजन्य हैं और अधिकांश तो परिस्थितिजन्य ही होती हैं। कोई राष्ट्रपति को पर्सनली ऐसी शक्ति नहीं दी गई है। बाकी कुछ मामले ऐसे हैं जहां पर राष्ट्रपति स्पष्ट रूप से अपनी विवेकाधीन शक्ति का प्रयोग करते नजर आएंगे। तो सबसे पहले देखते हैं आर्टिकल नंबर 74। आर्टिकल नंबर 74 में हमने देखा था कि आर्टिकल नंबर 74 स्पष्ट रूप से कहता है कि जो संघ सरकार है, संघ के कार्यपालिका की जितनी भी शक्ति हैं, कार्य हैं, वो राष्ट्रपति के नाम से किए जाएंगे। राष्ट्रपति इन कार्यों में मंत्रिपरिषद की सलाह से काम करेंगे, लेकिन 42वें संविधान संशोधन द्वारा राष्ट्रपति की जो ये मंत्रिपरिषद की सलाह थी वो राष्ट्रपति के लिए माननी बाध्यकारी कर दी गई थी। लेकिन हमने देखा था कि 44वें संविधान संशोधन में वापस इस 42वें संविधान के संशोधन को वापस बदला और वहां पर लिख दिया स्पष्ट रूप से कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह को एक बार के लिए पुनर्विचार के लिए भेज सकते हैं। तो यहां से एक बात क्लियर हो गई कि जब राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की ही सलाह को अगर पुनर्विचार के लिए भेजते हैं तो वो राष्ट्रपति अपने विवेक से काम करते हैं, न कि मंत्रिपरिषद की सलाह से। क्योंकि मंत्रिपरिषद की सलाह से मंत्रिपरिषद को वापस पुनर्विचार के लिए भेजना थोड़ा तार्किक नहीं लगता है। इसलिए अनुच्छेद 74 की ये जो परिस्थिति है कि राष्ट्रपति जब एक बार पुनर्विचार के लिए भेजते हैं, ये राष्ट्रपति की विवेकाधीन शक्ति है। दूसरा देखते हैं अनुच्छेद नंबर 78, जो कि पूर्ण रूप से राष्ट्रपति की विवेकाधीन शक्ति पर आधारित है। हमने देखा था जब हम राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां पढ़ रहे थे तब हमने नोटिस किया कि राष्ट्रपति जो आर्टिकल 78 है वो प्रधानमंत्री के कुछ संवैधानिक कर्तव्य बताता है, और प्रधानमंत्री के संवैधानिक कर्तव्यों में हमने देखा था कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से तीनों प्रकार के मामलों में सलाह या जानकारी मांग सकते हैं। यानी कि राष्ट्रपति अपने आप को सूचित करने का एक अलग अधिकार रखते हैं, और वो ये था, सबसे पहले राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से शासन से संबंधित संपूर्ण जानकारी ले सकते हैं। तो जब राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से कोई जानकारी लेते हैं तो ऑब्वियस है कि वो उनका विवेक है जो उनसे जानकारी मांग रहा है, क्योंकि प्रधानमंत्री खुद अपने आप से सलाह लेने के लिए राष्ट्रपति को बोल नहीं सकते कि आप मुझसे शासन की जानकारी मांगिए। तो ये राष्ट्रपति की विवेकाधीन शक्ति होती है। दूसरा, राष्ट्रपति विधायिका के संबंधित किए गए कार्यों की जानकारी भी प्रधानमंत्री से मांग सकते हैं। और तीसरा यानी कि 78 का जो सी सब क्लोज है वो कहता है कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को ये बोल सकते हैं कि आप एक्स मंत्री द्वारा लिए गए निर्णय को मंत्रिपरिषद के समक्ष प्रस्तुत कीजिए और उस पर चर्चा करवाइए। तो ये जो आर्टिकल 78 के तीनों प्रावधान हैं, ये तीनों प्रावधान राष्ट्रपति को विवेकाधीन शक्ति देते हैं, क्योंकि यहाँ पर प्रधानमंत्री के कर्तव्य बताए गए हैं और राष्ट्रपति जब प्रधानमंत्री को उनके कर्तव्य याद दिलाते हैं, यहाँ तक कि राष्ट्रपति को इतना अधिकार है किसी दिन रात को 2 बजे भी वो प्रधानमंत्री को कॉल करके बोल सकते हैं कि क्या आपने एक्स मंत्री द्वारा लिए गए निर्णय पर मंत्रिपरिषद में
चर्चा करवाई या नहीं करवाई, इतनी शक्ति तो आर्टिकल 78 देता है। यह शायद राष्ट्रपति को देने वाली विवेकाधीन शक्तियों का जनक यही है, सबसे ज्यादा शक्ति यही देता है। चलिए अब देखते हैं आर्टिकल 111। आर्टिकल 111 जो कि राष्ट्रपति की वीटो शक्ति से संबंधित है। वीटो शक्ति में मैंने जब राष्ट्रपति की एब्सोल्यूट वीटो के बारे में बताया था, तब बताया था कि ये काम राष्ट्रपति दो ही परिस्थितियों में कर सकते हैं, जब मंत्रिपरिषद यानी लोकसभा भंग हो जाए, नई मंत्रिपरिषद आ जाती है और नई मंत्रिपरिषद के जो मंत्री है यानी मंत्रिपरिषद है वो प्रधानमंत्री को बोले कि आप राष्ट्रपति को बोले कि आप इस बिल को निरस्त कर दीजिए, या फिर जो गैर सरकारी सदस्य के द्वारा दिया गया बिल होता है वहां पर भी मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति को बोलती है कि आप इन बिलों पर बिल को निरस्त कर दीजिए। ये दोनों कार्य प्रधानमंत्री राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह पर करते हैं। लेकिन दो और वीटो हैं जो राष्ट्रपति अपने विवेक से यूज ले सकते हैं, वो है पॉकेट वीटो, ये राष्ट्रपति बिना मंत्रिपरिषद की सलाह मांगी कर सकते हैं, और दूसरा निलंबनकारी वीटो। निलंबनकारी वीटो पर भी राष्ट्रपति अपने विवेक को यूज कर सकते हैं, क्योंकि इनसे ये बिल जो आते हैं वो मोस्टली सरकार के लाए हुए बिल होते हैं, और सरकार यानी मंत्रिपरिषद और मंत्रिपरिषद कभी भी राष्ट्रपति को पॉकेट वीटो या निलंबनकारी वीटो के प्रयोग करने की शक्ति यानी सलाह नहीं देगी। वो तो यही चाहेंगे कि हमारा लाया हुआ बिल फटाफट पास हो जाए। तो राष्ट्रपति ये जो जब बिल यूज करता है तब अपनी विवेकाधीन शक्ति का ही प्रयोग करता है। अब देखते हैं आर्टिकल नंबर 85। आर्टिकल 85 कहता है कि राष्ट्रपति सत्र को आहूत करते हैं, राष्ट्रपति सत्र को अवसान देते हैं, और राष्ट्रपति के बारे में ये जो शक्ति थी यानी राष्ट्रपति लोकसभा को भंग भी करते हैं। तो जो राष्ट्रपति की जो आर्टिकल 85 वाले प्रावधान है वो कहते हैं कि राष्ट्रपति जब भी किसी सदन का सत्र आहूत करेंगे तो वो मंत्रिपरिषद की सलाह पर करेंगे। दूसरा प्रावधान ये है कि भारत के अंदर सदन के सत्रों के बीच में 6 माह से अधिक की अवधि नहीं होनी चाहिए। अगर मंत्रिपरिषद ने राष्ट्रपति को 6 माह की अवधि के भीतर भीतर नया सत्र आहूत करने की सलाह नहीं दी तो राष्ट्रपति अपने विवेक से 6 माह की अवधि पर नए सत्र की घोषणा कर सकते हैं, यानी नए सत्र को आहूत कर सकते हैं। उस समय प्रधानमंत्री राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य नहीं होंगे। तो ये कहता है आर्टिकल 85, यानी सामान्य परिस्थिति में मंत्रिपरिषद सलाह देगी, राष्ट्रपति सत्र आहूत करेंगे। अगर 6 माह की अवधि पूरी हो रही है फिर भी प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति को सलाह नहीं दी तो फिर अपने संविधान के इस प्रावधान को बचाने के लिए राष्ट्रपति 6 माह पर अपने आप ही अपने विवेक से नया जो संविधान संशोधन का बिल है जो बिल आया था सत्र है उसे आहूत करवा सकते हैं। वैसे एक चीज आपने नोटिस की होगी, ये तमाम चीजें राष्ट्रपति की जो शपथ है कि राष्ट्रपति संविधान का संरक्षण करेंगे उसी के अकॉर्डिंग है, उसी के लिए राष्ट्रपति को शक्तियां दे रहे हैं। जैसे कि 6 माह के अंदर सदनों का सत्र होना चाहिए, ये संविधान का प्रावधान है, और सदन का सत्र मंत्रिपरिषद की सलाह पर होता है। अगर मंत्रिपरिषद ने 6 माह में सलाह नहीं दी तो राष्ट्रपति अपनी मर्जी से ही अपने विवेक से ही नया सत्र आहूत कर देंगे, क्योंकि उन्हें क्या करना है, संविधान के प्रावधानों को बचाना है। तो 6 माह के भीतर जब सत्र को आहूत करवाने वाला प्रावधान मंत्रिपरिषद लागू नहीं करती है तो राष्ट्रपति विवेक यूज कर लेंगे। और उसके बाद ये परिस्थिति है, अगर किसी भी दल को बहुमत प्राप्त नहीं होता है, स्पष्ट बहुमत यानी 273 सांसद उनके पक्ष में नहीं है, तो फिर राष्ट्रपति किसी भी दल के सदस्यों को बुलाकर उन्हें सरकार बनाने की अनुमति दे सकते हैं और 1 माह के अंदर अंदर नया बहुमत साबित करने की अनुमति यानी अवधि भी दे सकते हैं। यानी कि राष्ट्रपति किसी भी दल को सरकार बनाने के लिए आहूत कर सकते हैं, बुला सकते हैं, और उस दल को 1 माह की अवधि दे सकते हैं जिससे कि वो अपना बहुमत ग्रहण कर सके या फिर बहुमत साबित कर सके। तो जब स्पष्ट बहुमत नहीं होता है तब राष्ट्रपति की शक्ति थोड़ी बढ़ जाती है। और अनुच्छेद 83 लोकसभा को भंग करना, लोकसभा को भंग करने की शक्ति आर्टिकल 83 है वो बताता है। यानी कि अनुच्छेद जो 83 वो कहता है कि लोकसभा का कार्यकाल सामान्यतः 5 वर्ष होगा, लेकिन मंत्रिपरिषद की सलाह पर लोकसभा को राष्ट्रपति द्वारा भंग भी किया जा सकता है। मैंने एक दिन 85 में ही ये सारी चीजें बोल दी थी, तो लोकसभा भंग वाला जो प्रावधान है वो 83 के अकॉर्डिंग भी ध्यान में रखना है।
तो 83 कहता है कि लोकसभा को भंग करने के लिए मंत्रिपरिषद की सलाह चाहिए। अगर मंत्रिपरिषद ने सलाह दे दी कि आप लोकसभा भंग करके नए चुनाव की घोषणा करवा दी जाए, नए चुनाव हो, तो फिर राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर देंगे। अगर मंत्रिपरिषद खुद बहुमत में नहीं है और फिर भी अगर मंत्रिपरिषद लोकसभा भंग करने की सलाह नहीं देती है, तब भी राष्ट्रपति अपने विवेक से लोकसभा को भंग कर सकते हैं और नए चुनाव की घोषणा करवा सकते हैं, या फिर दूसरे दल को मंत्रिपरिषद बनाने के लिए आहूत भी बुला भी सकते हैं। तो ये आर्टिकल 83 के अंदर लिखा हुआ है कि लोकसभा भंग करने के लिए भी राष्ट्रपति कई बार मंत्रिपरिषद की सलाह को दरकिनार कर सकते हैं। उसके बाद ये एक स्पेशल प्रावधान है जो केयर टेकर सरकार का है। ये संविधान में कहीं भी उल्लेखित नहीं है कि भारत के अंदर केयर टेकर सरकार होगी, ये तो केवल ब्रिटेन जैसे देशों के अंदर प्रचलित है। केयर टेकर सरकार का मतलब होता है यदि लोकसभा भंग हो गई तो लोकसभा के तमाम सांसदों का कार्यकाल भंग हो गया, और हम लोकसभा यानी सांसदों के सभी सांसदों का जो कि लोकसभा संबंधित है उनका कार्यकाल समाप्त हो गया। जब कार्यकाल समाप्त हो गया तो क्या वो मंत्री पद पर रहेंगे, ये परिस्थिति थी। अगर उनका मंत्री पद खाली करवा दिया जाए तो फिर नए लोकसभा के चुनाव होने, नई सरकार बनने में समय लगेगा, और इस समय अवधि के दौरान राष्ट्रपति अकेले बच जाएंगे। तो राष्ट्रपति तो मंत्रिपरिषद की सलाह के बिना कुछ भी नहीं करते। जब राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह के बिना कुछ भी नहीं करते तो राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद तो चाहिए। तो वही में मंत्रिपरिषद जो पहले थी लोकसभा के भंग होने के बाद नए नाम से गठित हो जाती है, उसे बोलते हैं केयर टेकर सरकार। यानी पहले वो सरकार थी, जैसे ही लोकसभा भंग हुई तो वो अब बन गई केयर टेकर सरकार। केयर टेकर सरकार का मतलब हुआ ये एक विषम परिस्थितियों में बनी हुई सरकार है, इनको बहुत ही कम अधिकार होते हैं। बस इतना ही है कि वो राष्ट्रपति को हर बार थोड़ी बहुत सलाह देते रहे, और राष्ट्रपति इनकी सलाह को मान ही ले ऐसा भी जरूरी नहीं है, क्योंकि ये कोई उत्तरदायी सरकार नहीं है। तो ऐसी परिस्थितियों में राष्ट्रपति अपनी विवेकाधीन शक्ति का प्रयोग करते हैं, और कुछ विशेष परिस्थितियों को देखते हुए राष्ट्रपति भी ब्रिटेन की राजतंत्र की तरह हमारे यहाँ भी सरकार को किसी भी मामले से जुड़ी हुई वार्निंग दे सकते हैं, यानी सरकार को सचेत कर सकते हैं और सरकार को प्रोत्साहित भी कर सकते हैं अच्छे कार्यों के लिए। ये भी राष्ट्रपति के विवेकाधीन शक्ति के अधीन आते हैं। तो दोस्तों, हमने राष्ट्रपति की न्यायिक शक्ति और विवेकाधीन शक्तियों के बारे में चर्चा की। अब राष्ट्रपति से संबंधित एक और टॉपिक बचा हुआ है, वो है राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां। इन्हें भी इसी साथ में राष्ट्रपति के टॉपिक के साथ में ही ले लेंगे, अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आई होप कि आपको मैं इन बिंदुओं पर जो भी पॉइंट बताने लायक थे वो बताने में सफल हुआ हूं। तो पढ़ते रहिए, समझते रहिए, हमें भी लाइक करते रहिए। धन्यवाद।